तो ये है सेट 2 फिजिक्स का पृथ्वी विज्ञान, ये इस वीडियो में सोल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि 1/μ0ε0 का मात्रक होता है, क्या मात्रक होता है? तो ये देखो 1/√μ0ε0 ये होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो इसका मात्रक क्या हो गया? मीटर पर सेकंड, प्रकाश की चाल के बराबर इसका मान होता है। अगर मैं इधर स्क्वायर कर दूंगा 1/μ0ε0 तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि समीकरण E बराबर P × C, E जो है एनर्जी है, P मोमेंटम यानी संवेग है और C है प्रकाश की चाल, जो है ये किस पे लागू होती है? पहला इलेक्ट्रॉन व फोटोन के लिए, दूसरा फोटोन के लिए परंतु इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं, तीसरा इलेक्ट्रॉन के लिए परंतु फोटोन के लिए नहीं, और चौथा दोनों में से किसी के लिए नहीं। तो भैया ये इक्वेशन उन्हीं पे लागू हो सकते हैं जो C के वेग से चल सके, और C के वेग से कौन चल सकता है? विद्युत चुंबकीय तरंग या फिर फोटोन। इलेक्ट्रॉन तो कभी नहीं चल सकते। तो ये इक्वेशन केवल फोटोन के लिए लागू होगी, इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं। तीसरा क्वेश्चन है, जैसे ही एक धातु एवं अर्धचालक की ताप में वृद्धि करते हैं तो क्या होता है? दोनों की चालकता बढ़ जाती है या दोनों की चालकता घट जाती है? धातु की चालकता बढ़ जाती है तथा अर्धचालक की चालकता घट जाती है, और या इसका वाइस वर्सा, धातु की चालकता घट जाती है और अर्धचालक की बढ़ जाती है। तो क्या होता है? देखो ये ताप में अगर वृद्धि होती है तो धातु के लिए प्रतिरोध यानी R बढ़ता है, और धातु कहूँ या चालक कहूँ, हाँ धातु के लिए जो प्रतिरोध बढ़ेगा, लेकिन जो अर्धचालक है उनके लिए प्रतिरोध क्या होगा? कम होगा। ठीक है, इसका प्रतिरोध बढ़ता है क्योंकि इसमें जो है इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, उसमें वेग उनका हो जाता है, तो वे ज्यादा टक्कर मारते हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो जिससे क्या होता है? उनका जो टक्कर के बीच का समय, श्रांति काल, वो कम हो जाता है। ठीक है, और एक इक्वेशन है VD = E/E⁴/m, ये होता है श्रांति काल, यानी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे टक्कर मारेगा, उसमें जो कितना समय लेगा, जब उसकी चाल ज्यादा हो जाएगी तो समय कम लेगा। ठीक है, समय कम लेगा तो अनुगमन वेग कम हो जाएगा, अनुगमन वेग कम मतलब धारा कम, मतलब प्रतिरोध ज्यादा। ठीक है, और इनमें क्या होता है? जैसे हम ताप बढ़ाते हैं, ताप बढ़ाने से जो ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं इनमें। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, ये होता है कि आवेश वाहकों की संख्या बढ़ती है, जिससे क्या होता है? इससे इनकी चालकता बढ़ती है या प्रतिरोध घटता है। तो क्या हुआ? अर्धचालक की जो चालकता है वो बढ़ेगी ताप बढ़ने से, और धातु की चालकता घट जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में ये A और B के बीच में ये तुल्य प्रतिरोध बताना है। ठीक है, तो ये बैटरी का निगेटिव सिरा है और ये पॉजिटिव सिरा है। ये निगेटिव सिरा जा करके इसके PN, देखो ये PN जंक्शन डायोड है, PN संधि डायोड, इसका P क्षेत्र, और P क्षेत्र से निगेटिव सिरा जुड़ा है और N क्षेत्र से पॉजिटिव सिरा, यानी P क्षेत्र निम्न विभव पर है और N क्षेत्र उच्च विभव पर है, और ये स्थिति होती है उत्क्रम अभिनत की। ठीक है, उत्क्रम अभिनत यानी रिवर्स बायस। उत्क्रम अभिनत में क्या करेगा? ये आइडियल यानी अगर आदर्श है तो अपने से धारा जाने नहीं देगा, यानी इधर से ये कैसे काम करेगा? जैसे कि जो ये ओपन सर्किट है, जैसे कि ये ऐसे 10 ओम का प्रतिरोध है ये वाला, और उसके बाद जो है ऐसे सर्किट खुला है, तो इधर तो धारा जाएगी ही नहीं। ठीक है, तो टोटल धारा जो है वो इधर से ही जाएगी B तक। ठीक है, तो A और B के बीच प्रतिरोध क्या होगा? 10 ओम होगा। ठीक है, 10 ओम। अगला तो क्वेश्चन जो है वो है ही नहीं। अब वैसे आधार में अशुद्धि न्यूनतम होती है। अगला क्वेश्चन है कि अमीटर का नेट प्रतिरोध कम होना चाहिए जिससे यह अधिक गर्म नहीं होता, यह अधिक धारा नहीं लेता, यह अधिक धारा नाप सकता है, ये मापे जाने वाली धारा में परीक्षणीय परिवर्तन यानी जो ऑब्जर्वेबल चेंज हो जा वो नहीं होता। ठीक है, यानी जो परिवर्तन है वो कम होता है। तो ये क्या हो रहा है इसको समझते हैं। ठीक है, जैसे
कौन? जैसे कोई भी परिपथ है, ठीक है, जिसमें आई धारा बह रही है, इसमें जो प्रतिरोध था उसमें आर प्रतिरोध था टोटल, और इसमें आई धारा बह रही थी, ठीक है। अब हमने इसमें क्या कर दिया, हमने इसमें श्रेणी क्रम में एक एमीटर भी लगा दिया, ठीक है, एमीटर, ठीक है। पहले धारा आई बह रही थी, तो आई बराबर वी बटा आर, कुछ ऐसा सिचुएशन होगी। अब क्या हुआ, अब कुल प्रतिरोध, ठीक है, अब जो टोटल प्रतिरोध था उसमें इस एमीटर का प्रतिरोध भी जुड़ेगा। मान लीजिए इसका प्रतिरोध आर ए है, तो अब कुल प्रतिरोध क्या होगा, जो होगा वो हो जाएगा आर प्लस आर ए, ठीक है। तो अब जो धारा बहेगी आई डैश, वो होगी वी अपॉन आर प्लस आर ए, ठीक है। और अगर आर ए का मान बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, आर ए का मान बहुत ज़्यादा होगा, तो आई में और आई डैश में अंतर होगा बहुत ज़्यादा। मीटर जो होगा वो आई डैश धारा नापेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही अगर आर ए की वैल्यू जो है लगभग 0 हो आदर्श के लिए, यानी आर ए टेंड्स टू 0, तो क्या होगा, आई डैश क्या हो जाएगा, तो आई डैश हो जाएगा वी अपॉन आर, ठीक है। जैसे जैसे इसकी वैल्यू 0 की तरफ होगी, यानी आई डैश की वैल्यू लगभग आई के बराबर होगी, यानी जो हम धारा नाप रहे हैं, जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो परीक्षित कर रहे हैं, और जो वास्तविक धारा है, उनमें ज़्यादा अंतर नहीं होगा अगर इसका जो अमीटर का प्रतिरोध हो वो कम हो, ठीक है। और अगर इसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो परीक्षणीय परिवर्तन ज़्यादा होगा। तो अगर इसमें ये ऑप्शन हो जाएगा, यदि मापे जाने वाली, अगर इसका नेट प्रतिरोध कम होगा तो मापे जाने वाली धारा में परीक्षणीय परिवर्तन, यानी जो ऑब्जर्व हो जाए, भाई चेंज, भाई 2 एम्पियर था 1 एम्पियर ऑब्जर्व, वो तो चोखा मोटा चेंज होगा नहीं, ठीक है। तो ऑब्जर्वेबल चेंज नहीं करता ये हो जाए। अगला है कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति का न्यूनतम कोणीय संवेग लिखिए। देखो कक्षीय गति जो होती है वो, अब उसके लिए हमको बोर मॉडल को करेक्ट समझना पड़ेगा, ठीक है। इधर ये प्रोटॉन और इधर ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो इसका जो कोणीय संवेग होता है वो होता है एल बराबर एन एच बटा 2 पाई, ठीक है। तो न्यूनतम कब होगा, एन की वैल्यू हो सकती है 1 2 3 4 ऐसे, ठीक है। तो मिनिमम कब होगा, मिनिमम होगा जब एन इक्वल टू 1 हो, तब मिनिमम होगा। तो मिनिमम कोणीय संवेग कितना हो जाएगा इसका, एल इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई, ठीक है, जिसकी वैल्यू होगी लगभग 1.055 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 34 जूल सेकेंड, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र को परिभाषित कीजिए। तो लेंस का प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, तो ये जो लेंस हो गया, मान लिया ये इसकी मुख्य अक्ष है, ठीक है, या ये उत्तल लेंस, या ये दूसरा ले लो अवतल लेंस, ये इसकी मुख्य अक्ष है। तो प्रकाशिक केंद्र वो बिंदु होता है जहां से जो प्रकाश किरण है वो सीधे निकल जाए, ठीक है, अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए, जिस बिंदु से होते हुए प्रकाश की किरण जो है सीधे निकल जाए, वही क्या होता है, उसका प्रकाशिक केंद्र होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 6 कार्बन, मतलब कार्बन जो है जिसमें 6 उसका परमाणु क्रमांक है, 12 उसका परमाणु भार है, उसकी तुलना में 6 कार्बन 14, इसमें प्रोटोनों एवं न्यूट्रॉनों की कितनी अधिकता है। तो प्रोटोनों की संख्या इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, तो प्रोटोनों की संख्या में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के लिए क्या करेंगे, परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक घटाएंगे, तो इसमें 6 न्यूट्रॉन है, 6 न्यूट्रॉन, और इसमें जो है 8 न्यूट्रॉन है। तो न्यूट्रॉन संख्या क्या है, इसमें जो है 2 न्यूट्रॉन ज़्यादा है, ठीक है, 2 न्यूट्रॉन ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक एएमयू द्रव्यमान क्षति से कितनी ऊर्जा निकलती है। तो एक एएमयू द्रव्यमान क्षति से ऊर्जा निकालने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, डेल्टा ई, बड़े चमक मारना, डेल्टा ई इक्वल टू, या बोल दो ई इक्वल टू डेल टाइम सी स्क्वायर, जितना द्रव्यमान क्षति होगी उसके हिसाब से, ठीक है। और अगर यहाँ पे मैं रखूँगा एक एएमयू, ठीक है, जिसकी एक एएमयू की वैल्यू क्या होती है 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 27 किलोग्राम ये होती है, ठीक है। तो वो रखूँ इंटू 10 टू द पावर माइनस के 27 किलोग्राम,
इंटू 3 इंटू 10⁸ ये प्रकाश का वेग होता है c, इसका स्क्वायर करूँ तो वैल्यू जो आओगी, कुछ वैल्यू आओगी जिसका मात्रा हुआ किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर या जूल बोल, ठीक है। उसको फिर मैं डिवाइड कर दूंगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, ठीक है। तो वो ये जूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। फिर उसको मैं डिवाइड कर दूंगा दोबारा से उसको 10⁻6 से, जिससे इलेक्ट्रॉन वोल्ट कन्वर्ट हो जाएगा मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। तो फाइनली जो आंसर आएगा मेरा वो आएगा लगभग 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लगभग ये आंसर है, ठीक है। ये मैंने कर रखा है एक शॉर्ट वीडियो में। तो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र है 3I + 4J न्यूटन पर कूलम और तल से जो परत क्षेत्रफल है A वो है 10I, ठीक है। ओके, इससे गुजर रहा है विद्युत क्षेत्र, तो इसका विद्युत फ्लक्स बताना है, ठीक है। तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है, विद्युत फ्लक्स फाई होता है E वेक्टर डॉट A वेक्टर, ठीक है। तो E वेक्टर कितना है 3I + 4J, 3I + 4J, और जो A वेक्टर है वो है 10I, और J तो है नहीं तो 0J कर लेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर सदिश में जो है ये अदिश गुणन होता है वो आता है, तो 3 × 30 + 0 यानी 30, और क्या हो गया ये तो न्यूटन बटे कूलम और मीटर स्क्वायर, ये विद्युत फ्लक्स का मात्रक है, ठीक है। या फिर हम लिख सकते हैं 30 वोल्ट मीटर, ये भी होता है, ठीक है। उसके अलावा ये तो कट रहा है। तो अगला क्वेश्चन है कि हीलियम पॉजिटिव Z = 2 की प्रथम उत्तेजित अवस्था की ऊर्जा की गणना कीजिए। तो देखें प्रथम उत्तेजित अवस्था क्या होती है, अगर इलेक्ट्रॉन n = 1 से n = 2 में चला जाए, ठीक है, यहाँ से यहाँ चला जाता है, तो उसको बोलते हैं प्रथम उत्तेजित अवस्था। अब एनर्जी जो होती है, एनर्जी लेवल वो होती है E = -13.6 अपॉन n² इंटू Z², ठीक है। ये एनर्जी होती है किसी भी स्टेट की। अब जो है हीलियम के लिए Z = 2 है, तो यहाँ पर, और जो है n = 2 में अब ये पहुंच चुका है, ठीक है। तो इसकी एनर्जी हो जाएगी E = इलेक्ट्रॉन वोल्ट में -13.6 अपॉन n² और Z की वैल्यू भी 2 है, तो 2² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो 2² से 2² कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे इसकी एनर्जी हो जाएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग की परिभाषा दीजिए, ठीक है। अपवाह वेग, तो अपवाह वेग क्या होता है और उसका आगे तथा अपवाह वेग तथा धारा घनत्व में संबंध लिखिए, ठीक है। तो अपवाह वेग क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन जो है किसी धातु में ऐसे ऐसे रैंडमली जो गति करते रहते हैं उसको बोलते हैं उनको उष्मीय वेग, ठीक है। ऐसे 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 रैंडमली गति कर रहे हैं, ठीक है। पर अगर हम उस पर विद्युत क्षेत्र लगाए तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वे इस गति के साथ साथ इसके विपरीत दिशा में भी एक ऐसे इस डायरेक्शन में एक नियत वेग से गति करने लगते हैं। किस वेग से, एक नियत वेग से, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉनों की जो गति है वो उनकी अपवाह गति कहलाती है, और जो उनका वेग होगा वो क्या होगा, उनका अपवाह वेग होगा, ठीक है। विद्युत क्षेत्र या ऐसा कहीं बाह्य विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉनों का नियत अपवाह वेग लिखा है ना, हाँ नियत वेग, अनुगमन वेग भी लिखा होता है, अपवाह वेग कहलाता है, अपवाह वेग कहलाता है। इसे VD से प्रदर्शित करते हैं, VD से, ठीक है। अब देखो अपने फॉर्मूला तो पड़ेगा I = NEAVD,
ठीक है। ये होता है धारा और अनुगमन वेग का संबंध, यहाँ डी का मतलब होता है ड्रिप। तो अगर मैं, और धारा घनत्व क्या होता है, धारा घनत्व जे बराबर आई अपॉन ए, ठीक है। इस ए को अगर मैं डिवाइड में ले जाऊँ तो जे बचेगा, और जे बराबर एन ई वी डी, ठीक है, ये होगा। या एन क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व, ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश। इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है वो पता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, और ये वी डी का है, अनुगमन वेग। तो ये होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव का सूत्र प्राप्त कीजिए, ठीक है। तो अक्षीय स्थिति जैसे विद्युत द्विध्रुव होगा, ठीक है, माइनस क्यू प्लस क्यू, ठीक है। इसकी लंबाई जो है वो 2L है, इसकी लंबाई 2L है, और इसका मध्य बिंदु O है। यहाँ से x दूरी पर एक बिंदु P है, ठीक है, जिस पर हमें विद्युत विभव जो है वो ज्ञात करना। अगर प्लस क्यू आवे, ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है वो L है, ये भी L है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो क्या बचेगी, x माइनस L, और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगी x प्लस L, ठीक है। अब इस माइनस क्यू आवेश की वजह से यहाँ पर विभव V1 होगा मान लिया, ठीक है, माइनस क्यू के कारण, और प्लस क्यू के कारण क्या होगा, V2 होगा। तो इसकी वैल्यू होगी K, और आवेश कितना है Q, निगेटिव लिख लेते हैं चिन्ह सहित, अपॉन x प्लस L स्क्वायर, ठीक है, और इसकी वैल्यू होगी K इंटू क्यू अपॉन x माइनस L स्क्वायर, ठीक है। अब कुल विभव V जो होगा वो होगा V1 प्लस V2, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो V बराबर हो जाएगा K और 2QL अपॉन x स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, ठीक है। ये जुड़ के खुद देखना। तो यहाँ से क्या होगा, 2QL होता है P द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी V बराबर K और P अपॉन, और जब हम मान लेंगे कि L जो है बहुत छोटा है x की तुलना में, तो L स्क्वायर को नगण्य मान लेंगे, अपॉन x स्क्वायर, ठीक है, और K की वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये मैंने इससे इतने शॉर्ट में ले गया कि मुझे लगता है कि ये डेरिवेशन का हो रहा होगा, अगर नहीं हो रहा है तो इसके लिए अलग से वीडियो होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रव्य तरंगे क्या होती है, दे ब्रोगली समीकरण लिखिए। तो दे ब्रोगली ने क्या कहा कि अगर कोई कण है, ठीक है, जैसे आपने कहा था कि विद्युत चुंबकीय तरंग है, वे जो है कण भी है और वे तरंग भी है। तो उसने कहा कि जो द्रव्य पदार्थ है जिनको आप कण ही मान लो, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, उसने कहा कर वो कण अपने वेग से, देखो इसको तरंग की तरह बना दिया मैं, ठीक है, कण और तरंग दोनों का मिक्सचर है, वो अगर v वेग से चल रहा है ना, तो वो उसके साथ एक तरंग भी संबंधित है, ठीक है, तरंग भी संबंध, मतलब वो कण एक तरंग के रूप में व्यवहार करेगा, ठीक है। तो वो होती है द्रव्य तरंग, ठीक है, नहीं m द्रव्यमान का एक कण है, v वेग से चल रहा है, और जो डी ब्रोगली इक्वेशन है कि जो इसकी तरंग दैर्घ्य होगी लैम्बडा, इस तरंग कोई भी तरंग हो उसकी तरंग दैर्घ्य होती है, ठीक है, नहीं एक पीक से दूसरे पीक तक लंबाई, एक गर्त से दूसरे गर्त तक, तो लैम्बडा होगी वो होगी h अपॉन एम वी। एच क्या है, प्लांक नियतांक है, प्लांक नियतांक, ठीक है, m उसका द्रव्यमान, v उसका वेग, तो ये उसकी तरंग दैर्घ्य होगी, ठीक है। अब आम जिंदगी में अगर हम देखें तो चीजों का द्रव्यमान जो है वो लगभग 1 kg 2 kg, तो बहुत बड़ा है, मतलब उसकी तुलना में h की वैल्यू बहुत छोटी है। v अगर बढ़ेगा तो तरंग दैर्घ्य और छोटी हो जाएगी, तो ये जो तरंग दैर्घ्य होगी वो 10 की पावर माइनस 34 इसके ऑर्डर की आएगी, विच इज, जिसको मतलब क्या ही करें, क्या डिटेक्ट क्या करें, मतलब नगण्य है, ये तो है ही नहीं, मतलब ऐसे समझो। तो जब हम बॉल वगैरह फेंकते तो ऐसा बिहेव नहीं होता कि कोई वेव जा रही है, वो यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी, यहाँ भी, तो वो तो एक पार्टिकल जैसे जाते हैं। लेकिन जो मतलब बहुत छोटे कण हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस की 34 kg, तो उनके लिए तरंग दैर्घ्य होती है लगभग, मतलब जैसे 1 एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर की होगी, या वो 0.1 एंगस्ट्रॉम, तो विच इज जो बहुत मतलब डिटेक्टेबल है और
मतलब फर्क पड़ता है यहाँ पे, ठीक है, आम जिंदगी में नहीं फर्क पड़ता। तो ये है द्रव्य तरंगिता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रांतिक कोण क्या होता है। थोड़ा नीचे आओ भाई। क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण की परिभाषा दीजिए और प्रकाशिक तंतु की कार्यविधि का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो क्रांतिक कोण देखते हैं क्या होता है। देखो, अगर प्रकाश जो है, प्रकाश ये एक सघन माध्यम है, ठीक है, और प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है, ठीक है, इधर क्या है सघन और इधर क्या है विरल। प्रकाश जो है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है, ठीक है, तो ऐसे जाना था मान लिया इसको, ठीक है, और ये जो है अभिलंब है, अभिलंब। तो प्रकाश क्या होता है, सघन से विरल में जाते हैं तो अभिलंब से दूर हटता है, ठीक है, दूर हटता है, ठीक। ये आई है और ये आर, आर का मान इसमें हमेशा आई से बड़ा होता है जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में। तो जैसे जैसे मैं आई का मान बढ़ाऊंगा, ठीक है, आर का मान भी बढ़ेगा, ठीक है, और एक खास, अब ये हो गया आर का मान, एक खास आई पे जो आर होगा वो हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। यानी जब प्रकाश सघन से विरल में जा रहा हूं, ठीक है, तो वह खास आई, ठीक है, यानी आपतन कोण, ठीक है, जिसके लिए जो आर होगा, इसके लिए जो आर यानी अपवर्तन कोण होगा वो 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो जाए, तो उस आई को हम क्या बोल लेंगे, ये आई क्या है मेरा क्रांतिक कोण है, ठीक है, ये क्या है क्रांतिक कोण है। जैसे अगर इस सघन माध्यम का अपवर्तनांक n था, ठीक है, इसके विरल के अपेक्षा, तो जब प्रकाश सघन से विरल में जा रहा है तो इसका इसकी तुलना में जो क्या होगा अपवर्तनांक इसका विरल का सघन के सापेक्ष वो क्या होगा 1/n होगा, ठीक है, ये भी नोट करना। अगर एक माध्यम का जैसे मान लिया ये क्या है n1 है, ये तो ये n2 है, अगर इधर से इधर प्रकाश जाएगा तो सापेक्ष अपवर्तनांक n1/n2 और उल्टा इधर से इधर जाएगा तो n2/n1। तो अगर इसका इसके सापेक्ष अपवर्तनांक n है तो इसके सापेक्ष इसका अपवर्तनांक क्या हो जाएगा 1/n, और यहाँ अगर रखे तो साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या है 1/n है। अब जब आपतन कोण तो क्या हो जाएगा क्रांतिक कोण हो जाएगा, और आर क्या हो जाएगा 90 डिग्री, और साइन 90 का मान 1, तो साइन सी बराबर 1/n, या उलट दे n बराबर हो जाएगा 1/साइन सी, या n बराबर कोसेक सी, ठीक है। ये सी क्या है क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल। अब दूसरी चीज इस क्वेश्चन में थी प्रकाशिक तंतु। प्रकाशिक तंतु से पहले एक चीज जोड़ देते हैं, अगर मैं आई का मान क्रांतिक कोण से भी ज्यादा बढ़ाया, आई का मान अगर क्रांतिक कोण से भी ज्यादा बढ़ाते तो प्रकाश जो है विरल माध्यम में जाता ही नहीं, टोटल का टोटल जो है सघन माध्यम में वापस लौट जाता है, ठीक है। अगर आई का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा होता है तो प्रकाश का क्या होता है परावर्तन होता है, ठीक है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण है। तो यानी अगर आई आपतन कोण बड़ा हो सी यानी क्रांतिक कोण से, तो क्या होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो यही चीज जो है प्रकाशिक तंतु में भी हुई होती है। प्रकाशिक तंतु में क्या होता है भाई, एक अंदर ऐसे, ये एक अंदर का सिलेंडर है, ठीक है, अंदर का सिलेंडर इंटरनल, जिसको हम कोरोड या कोर भी बोलते हैं इसके, ठीक है, और इसके बाहर जो है आवरण होता है, लेपिंग होती है। इसके अंदर वाले का अपवर्तनांक होता है लगभग n बराबर 1.7 और बाहर वाले का n बराबर 1.5। तो जब हम इसमें जो है प्रकाश डालते हैं, ये बहुत ही पतला होता है, इसका व्यास होगा लगभग 1 मिलीमीटर। प्रकाश डालते तो इससे डल जाता है, वो बहुत पतला है तो किसी ने ज़्यादा एंगल से जाएगा, वो एंगल जो है वो क्रांतिक कोण से ज़्यादा होता है, ठीक है। इसकी वजह से इसका क्या होता है पूर्ण आंतरिक, जब अपवर्तन होता है तो अपवर्तन नहीं होता, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, ठीक है। और वो चीज़ सेम टू सेम चीज़ होती रहती है हर
बार बार। और जो है ये फिर किससे क्या होता है, दूसरे परत से प्रकाश बाहर निकल जाता है। तो बिना किसी एनर्जी के लॉस से हमने जितनी एनर्जी या जितना प्रकाश इधर से डाला था, उतना जो प्रकाश है वो हमें दूसरी साइड से प्राप्त हो जाता है किसमें, प्रकाशिक तंतु में। ठीक है, एक साइड से जितना प्रकाश डाला सेम उतना प्रकाश दूसरे साइड से मिल जाता है। क्या होता है, बार बार पूर्णांतरिक परावर्तन होता है। ठीक है, पूर्णांतरिक परावर्तन इधर से डाला, यहाँ से पूर्णांतरिक परावर्तन बाहर जाना चाहिए था। ठीक है, पर पूर्णांतरिक परावर्तन और ऐसे 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 जो है प्रकाशिक तंतु काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक धातु है, धातु का कार्यफलन इतना है। ठीक है, यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव से क्वेश्चन है। इस धातु के में जो है इतनी आवर्ती का प्रकाश डाला जाता है, न्यू होगी इसकी। तो संस्तंभ विभव स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्ञात कीजिए, यानी जब इलेक्ट्रॉन किसी काइनेटिक एनर्जी लेकर निकलेंगे, ठीक है, तो उनको रोकने के लिए कितना विभव हम अपोजिट साइड से निकले कि जो उनकी काइनेटिक एनर्जी हो वो 0 हो। देखते हैं पहले तो उनकी काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। ठीक है, देखो तो ये इक्वेशन होती है कि भैया फोटोन जो है अपने साथ एच न्यू एनर्जी लेके आएगा, एच न्यू। वो एच न्यू जो एनर्जी है वो कुछ यूज हो जाएगी उसके कार्यफलन में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने में, और बाकी जो एनर्जी है वो हो जाएगी उसकी गतिज ऊर्जा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। अब इस क्वेश्चन में क्या, एच की वैल्यू क्या होते हैं 6.63 गुणा 10 की पावर -34 जूल्स है। और आवर्ती की वैल्यू दी इसने 6 गुणा 10 की पावर 14। ठीक है, और कार्यफलन दिया है 2.5 गुणा 10 की पावर -19 जूल। 2.5 इंटू 10 टू द पावर -9 लिख रहा है, पर दिस शुड बी -19। ठीक है, -19 होगा जरूर, माइनस के 90। ठीक है, उसी ऑर्डर का तो है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर का। -9 तो बहुत ज़्यादा एनर्जी हो जाएगी प्लस की। अब इस ये क्या हो जाएगा, 6 3 जा 18 कैरी 1 6 3 जा 36 1 37 कैरी 3 6 39, ये हो जाएगा इंटू 10 टू द पावर माइनस के कितना बचेगा 34 में, हो माइनस के 20, या फिर 3.978, इसको लगभग 98 ही लिख लेते हैं, 3.98 इंटू 10। अब पॉइंट इधर गया तो पावर एक बढ़ जानी चाहिए, और -20 + 1 कितना हो जाएगा -19, तो 10 टू द पावर माइनस के 19 जूल बराबर 2.5 इंटू 10 टू द पावर -19 प्लस इधर ये जो है सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो 98 में से 50 गए तो 48, 3 में से गया तो 2.48 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19 जूल, ये होगी इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इसको अगर मैं वोल्ट में बदलूं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में सॉरी, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 2.48 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19 अपॉन 1 जूल में कितना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और ये जूल में है फिलहाल, होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19 जूल। तो इसको डिवाइड में ले जाएंगे तो जूल का इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19। अब ये एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इससे कैंसिल हुआ, और इधर ये हो गया 2.48 अपॉन 1.6। तो इसका क्या होगा, इसको ऐसे कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 248 बटा 160 को 8 से डिवाइड करें तो 8 × 24, 8 × 8 31 बटे 20, यानी 3.1/2, और ये कितना हो जाएगा 1.55। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट
1.55 ही होगा, 1 पॉइंट यही होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये होगी इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा, ठीक है। और जो ये गतिज ऊर्जा के बराबर होता है ई इंटू वी। वी क्या हो, स्टॉपिंग पोटेंशियल, या ये जैसे लिखा है संस्तब्ध विभव, ठीक है। तो V बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, K बाई ई, और K कितना है 1.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन E, तो लगभग 1.55 वोल्ट। चेक भी नहीं करा मैंने आंसर इसका कितना है, तो और देखें कहाँ पे इसका क्वेश्चन नंबर क्या है, 4 का ख, 4 ख अनंत। What do you mean by अनंत? विभव क्या है भाई? I don't know what it is. चलो, शायद ये -9 जूल हो, तो इलेक्ट्रॉन तो कभी निकलेगा ही नहीं, मतलब ये तो हो ही नहीं सकती इतनी एनर्जी, तो फिर इसकी जरूरत नहीं, फिर अनंत क्यों हुआ है। यहाँ देखते हैं 4 का क्या बायो-सेवर्ट नियम की व्याख्या कीजिए और बायो-सेवर्ट समीकरण की सहायता से म्यू नॉट का मात्रक निकालिए। तो बायो-सेवर्ट नियम क्या है, बायो-सेवर्ट कहते हैं अगर कोई तार है, इधर ही देख लेते हैं, इतना कहाँ इसमें जगह लगेगी है। अगर कोई तार है वो आई करंट उसमें बह रहा है, ठीक है, और उसकी वजह से मुझे थीटा के एंगल पे कोई बिंदु P है जिस R दूरी पे, और उस पे चाहिए मुझे चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, ठीक है। तो अगर इसमें तार का कोई छोटा सा टुकड़ा लेता हूँ डेल्टा एल, तो यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र होगा डेल्टा बी, वो अनुक्रमानुपाती होगा आई के, वो अनुक्रमानुपाती होगा जो है डेल्टा एल के, कितना लंबा टुकड़ा वो अनुक्रमानुपाती होगा 1/r² के, और वो अनुक्रमानुपाती होगा साइन थीटा के, ठीक है। तो यहाँ से डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती आई डेल्टा एल साइन थीटा बटा r², या डेल्टा बी बराबर म्यू नॉट बटा 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा बटा r²। ये होगी इक्वेशन बायो-सेवर्ट। यहाँ से हमें म्यू नॉट का मात्रक निकालना है, तो बाकी सब चीज़ों को इधर गुणा में भेजेंगे, इधर लगेगी। तो इक्वेशन क्या थी, डेल्टा बी बराबर म्यू नॉट बटा 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे r², ठीक है। तो सब कुछ म्यू नॉट बराबर हो जाएगा डेल्टा बी इंटू 4 पाई इंटू r² अपॉन में आई डेल्टा एल और साइन थीटा। देखो 4 पाई का कोई मात्रक नहीं है, साइन थीटा कोई मात्रक नहीं है। अगर मैं बी यानी चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक लेता हूँ न्यूटन बटा एम्पियर मीटर, ठीक है, तो गुणा है मीटर स्क्वायर की, और भाग में है जो है एम्पियर और मीटर, मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर। लेकिन अगर मैं चुंबकीय क्षेत्र बी का मात्रक लेता हूँ टेस्ला, तो म्यू नॉट का मात्रक हो जाएगा टेस्ला, और जो है इंटू मीटर स्क्वायर बटे एम्पियर, ये आई का मात्रक एम्पियर इंटू डेल्टा एल का मीटर, तो मीटर से 1 मीटर, तो ये हो जाएगा टेस्ला को टी लिख देते हैं, टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर। और ऐसे ही इसका बी का तीसरा मात्रक वेबर बटा मीटर स्क्वायर लेके यू नीड टू डू योरसेल्फ। अब घ क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो ऐसे 34 मिनट की हो चुके हैं, पर देखते हैं। यह क्वेश्चन क्या है, 1.732 अपवर्तनांक से बने समबाहु प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। इतना अपवर्तनांक है, इसके विचलन कोण के लिए आपतन कोण, इस विचलन के लिए आपतन कोण क्या है, ठीक है, आपतन कोण भी बताना। तो भैया देखो
प्रिज्म का अपवर्तनांक n क्या था, n बराबर साइन a प्लस डेल m अल्पतम विचलन कोण बाई 2 बटे साइन a बाई 2। ये था, अभी हमने प्रूव भी किया था पिछले वीडियो में साथ है, तो पिछले सेट की वीडियो में थोड़ा इतना क्लियर नहीं आ रहा। हाँ, तो अब ये समबाहु प्रिज्म है तो सारे एंगल 60 60 60 है, तो ये a की वैल्यू तो क्या होगी, a की वैल्यू होगी 60 डिग्री, ठीक है। और n की वैल्यू देखो, n बराबर क्या 1.7, a बराबर तो 60 डिग्री और 1.732 वो उसको लिख सकते हैं हम √3, ठीक है। तो यहाँ लेंगे √3 बराबर साइन जो है a बाई 2, a की वैल्यू 60 डिग्री ले तो 60 डिग्री प्लस डेल टाइम बाई 2 और अपॉन साइन 60/2 हो जाएगा 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, साइन 30 बराबर 1/2, ठीक है, बराबर 1/2। तो इसकी मल्टीप्लाई इधर होगी √3 में, 1/2 की मल्टीप्लाई √3/2 हो जाएगा, वो हो जाएगा साइन 60 प्लस डेल टाइम बाई 2 और ये √3/2 भी क्या होता है, साइन 60 होता है, तो साइन साइन हटा दो, 60 डिग्री बराबर होगा इसके 60 प्लस डेल टाइम बाई 2 के, ठीक है। 60 प्लस डेल्टा m बाई 2 बराबर 60 डिग्री। ये 60 दूनी 120, 60 कट गया, डेल्टा m अल्पतम विचलन कोण क्या हो गया, वो हो गया 60 डिग्री ही हो गया। 60 60 120 2 से भाग करा हो गया 60। अब कह रहा था इसमें कि आपतन कोण भी बताना है, ठीक है। और आपतन कोण ये जो ऊपर लिखा होता है ये क्या होता है, यही तो आपतन कोण होता है आई, n बराबर साइन आई बटा साइन आर, और इसकी वैल्यू 60 प्लस डेल टाइम बाई 2, ये इसकी वैल्यू भी कितनी है, 60 डिग्री है, यानी आपतन कोण का मान आई भी कितना है, 60 डिग्री, ठीक है। अब अगले में कह रहा है एक समान चुंबकीय क्षेत्र B के अंतर्गत L लंबाई की धात्विक छड़ अपने तल में ओमेगा कोणीय वेग से घुमाई जाती है, इसके सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये मान लिया कहीं ऐसे चुंबकीय क्षेत्र है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B, ठीक है। इसमें एक ये छड़ है ऐसे L लंबाई की छड़ रखी है और उसको ऐसे घुमाते हैं, जूम जूम जूम, मतलब कोणीय वृत्ताकार गति, ऐसे जूम जूम जूम। तो ऐसे घूम करके कहीं ऐसे यहाँ पे आ गई, ऐसे घूम रही है, ठीक है, ऐसे घूम, लंबाई इसकी L है। तो हम देखो जैसे ये गति कोई छड़ है वो गति कर रही है ऐसे 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 गति कर रही है, ठीक है। यानी जो इसका हर हिस्सा होता है ना, ये वाला टुकड़े का वेग अलग है, वी कोणीय वेग जो है ओमेगा, वो सबका क्या है, समान है, क्योंकि सेम एंगल से। लेकिन देखो उसमें इसने इतनी दूरी तय करी, इसने इतनी, इसी सिरे ने इतनी, इस सिरे ने इतनी, तो सबका जो वेग होगा वी, ठीक है, री का वेग वो सबका अलग अलग होगा। इस सिरे से अगर किसी पॉइंट की दूरी x है, x दूरी पे है कोई भी पॉइंट, तो उसका जो वेग होगा वो होगा कोणीय वेग इंटू एक्स, ओमेगा वी बराबर ओमेगा इंटू एक्स, ये होता है। तो मैं इससे क्या हुआ, इसके एक सिरे से जो गति नहीं कर रहा, मतलब जो लास्ट पॉइंट होता है ना ये वाला, इसकी तो वेग v बराबर जो x बराबर 0 दूरी पे होता है, उसका वेग तो क्या होता है, 0 ही होता है। इस सिरे से x दूरी पर किस छड़ का एक टुकड़ा लेते हैं dx, और ये dx का वेग जो है हम मान लेते हैं v है, dx का वेग जो है v है, तो v बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा x। और चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई धात्विक या कोई भी चालक v वेग से गति कर रहा है, तो उसके सिरों पे प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है bv और l, जो उसकी लंबाई है, ठीक है, ये प्रेरित विद्युत वाहक बल। अब ये हमने dx लिया पतला सा, तो इस पर इसके सिरों के बीच प्रेरित विभवांतर de, वो क्या हुआ, b चुंबकीय क्षेत्र है हर जगह, इनटू इसका वेग v, ठीक है, और v का वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि x दूरी पे तो ओमेगा x हो जाएगा v, और इसकी लंबाई क्या है dx, या
डी बराबर बी ओमेगा एक्स इंटू डी एक्स। और हमें कुल प्रेरित विद्युत विभव चाहिए यहाँ से, ठीक है, एक्स बराबर 0 से लेके एक्स बराबर एल के बीच का, तो हम इसका समाकलन कर देंगे, ठीक है। ई बराबर इंटीग्रेशन डी ई यानी इंटीग्रेशन एक्स इक्वल टू 0 से एल तक और बी ओमेगा एक्स और डी एक्स। और बी चुंबकीय क्षेत्र और ओमेगा कोणीय वेग ये तो कांस्टेंट, इनको बाहर लिख लेंगे, बी ओमेगा बार और जो है 0 टू एल एक्स डी एक्स, ठीक है। और इनको पता है इंटीग्रेशन क्या होता है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 0 टू एल 1/2 बार बी ओमेगा एक बार एल स्क्वायर माइनस 0, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल ये हो जाएगा 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर। हो सो सिंपल सो इजी। तो इसको वीडियो में यहाँ तक 4 के ढह यानी 5th पार्ट तक हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है यहाँ से 5 कैसे शुरू करेंगे, कोशिश करेंगे अगले पार्ट में ये सेट हो जाए।